हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम शुरुआत करेंगे बिहार स्पेशल जीके जीएस के इस सीरीज़ का आज का चौथा क्लास। इससे पहले 3 क्लास आ चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हो चुका है और ये सारे इस सीरीज़ के सभी क्लास इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि बिहार स्पेशल बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर बहाली का, उसमें ये आपके बिहार स्पेशल से 10, 15, 20 जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे ये इम्पोर्टेंट है और वो प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे क्योंकि ये सभी बुक का जो भी बिहार स्पेशल के 3-4 बुक हैं उन सभी का निचोड़ है इस बुक में। तो वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारे साथ, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन का वीडियो आपको मिलता रहे। ये बिहार स्पेशल क्लास 2 बजे, दिन के 2 बजे आपको पर डे मिलेगी, तो ज़रूर देखें और जुड़े रहें, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, वो भी देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखें और अच्छा लगे तो ही आप लाइक करें और तो ही सब्सक्राइब करें चैनल को। आज चलते हैं अपने अगले प्रश्न के साथ और आज का पहला प्रश्न होगा हमारा मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक से। इस तरह हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, जितनी जल्दी हो सके नोटिफिकेशन आने से पहले बिहार के हम सभी जीके को कवर कर लेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। तो मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कृष्णगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त या कुमारगुप्त तृतीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृष्णगुप्त। चलिए, और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ऑप्शन है कृष्णगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, दामोदर गुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी, कुमारगुप्त ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? किसने? मौखरी शासक ने परास्त कर मगध के भाग को जीत लिया। मगध का अब किस नाम से जानते हैं? तो अब मगध का नाम प्राचीन अब बिहार है। ठीक है, चलिए, तो मौखरी शासक ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन है कृष्णगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर गुप्त। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? हर्षवर्धन ने किसे बैठाया था? ऑप्शन है दामोदर गुप्त, आदित्य सेन, जीवित गुप्त या माधव गुप्त। तो हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को नियुक्त किया था। ठीक है, किसको? माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि, मतलब कहने का अर्थ है कि उसकी देखरेख में वो सारा वहाँ देखता, फिर वो चीज़ें किसको बताता? हर्षवर्धन को बताता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? किसने किया था? ऑप्शन है माधव गुप्त ने, जीवित गुप्त ने, आदित्य सेन ने या कुमारगुप्त तृतीय ने। तो ये किया था ऑप्शन सी, आदित्य सेन ने। ठीक है, तिब्बत की प्रभुता, मतलब तिब्बत उस पर हावित हो गया था, उसको समाप्त किसने किया? ये किया था आदित्य गुप्त ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ऑप्शन है आदित्य सेन, माधव गुप्त, जीवित गुप्त या दामोदर गुप्त। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था आदित्य सेन ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है आदित्य सेन, जीवित गुप्त द्वितीय, माधव गुप्त या कुमारगुप्त तृतीय। और इसका सही आंसर हो जाएगा जीवित गुप्त द्वितीय, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? किसका?
असंख्य शत्रुओं का विजेता? ऑप्शन है कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो असंख्य शत्रुओं का विजेता ये कहा गया है ऑप्शन ए कृष्णगुप्त को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमिलित कीजिए। मतलब एक साथ बैठाना है सभी को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, जीवितगुप्त, आदित्य सेन और उत्तर का चयन करें। इसमें से नीचे से आपको उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ आप सी देख रहे हैं, ऑप्शन सी। यानी ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, वीर योद्धा। हर्षगुप्त क्या था? वीर योद्धा। बी का हो जाएगा 4, कुमारगुप्त महाधिराज। जीवितगुप्त ये हो जाएगा राजाओं में सिरमौर। ठीक है, जीवितगुप्त राजाओं में सिरमौर। और डी आदित्य सेन क्या हो जाएगा? तो बचा एक, आदित्य सेन परम भट्टाचार्य महाधिराज हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ऑप्शन है दामोदर गुप्त, आदित्य सेन, कृष्णगुप्त या जीवितगुप्त। तो ये किसके लिए कहा गया था? ये कहा गया था जीवितगुप्त के लिए। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? किसकी मृत्यु के बाद? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत, मगध पर जो भी मगध के क्षेत्र में आते थे उस पर राज्य स्थापित करने वाला कौन था? ऑप्शन है आदित्य सेन, माधवगुप्त, देवगुप्त या कुमारगुप्त। तो ये था आदित्य सेन। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुआन भारत की यात्रा की? ऑप्शन है माधवगुप्त, महासेनगुप्त, कृष्णगुप्त या आदित्य सेन। तो वान हुआंग कब आया था? ये आया था आदित्य सेन के काल में। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? मतलब मगध के जो गुप्त शासक थे, प्रवर्ती गुप्त शासक, उनका क्रम पहले कौन था, उसके बाद कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कृष्णगुप्त, उसके बाद हर्षगुप्त, उसके बाद जीवितगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त, फिर दामोदर गुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन। आदित्य सेन कौन था? सबसे लास्ट वाला था। ठीक है, चलिए चलते हैं गुप्त शासकों में सबसे लास्ट कौन था? आदित्य सेन। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं गुप्तोत्तर युग और बिहार। क्या प्रश्न है पहला? तो चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था ये बताना है। ऑप्शन है 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 673 ईस्वी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी यात्री कौन था? वो इत्सिंग। बिहार कब आया था? तो वो आया था 673 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चंपारण, गया, पटना या नालंदा। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा प्रसिद्ध था विश्वविद्यालय? वो था नालंदा विश्वविद्यालय। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सेशन हर रोज़ 2 बजे, दिन के दोपहर में 2 बजे आती है। आप ये सेशन देखना न भूलें। बिहार बीपीएससी स्पेशल क्लास है, बिहार स्पेशल, बिहार जीके जीएस स्पेशल है। इसमें वो प्रश्न होंगे जो बिहार टीचर बहाली में पहले बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होते थे उसमें पूछे जा सकते हैं। साथ ही बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है उसमें बिहार
से 20 से 25 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। ये सेशन सभी बुक का निचोड़ है, जो बिहार स्पेशल के लिए बुक आती है उन सभी का निचोड़ ये चल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सेशन को जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक बार इसे अपने दोस्तों, अपने सभी फ्रेंड, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर सभी पे इसे शेयर कर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। तो चीनी यात्री किसने? ह्वेनसांग ने, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। किसने किया था? तो ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग कहाँ से आया था? तो चीन से आया था, यानी ये एक चीनी यात्री था। तो याद रखना है, चीनी यात्री ह्वेनसांग 5 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? ऑप्शन है 635, 636, 637 या 638। ह्वेनसांग जब यहाँ पढ़ने आया था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में 635 में आया, तभी इसने पाटलिपुत्र यानी पटना का भ्रमण किया था। ठीक ना, यात्रा किया था। कब? 635 ईस्वी में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसी वर्ष यानी 635 में ही इसने नालंदा विश्वविद्यालय से 5 साल यानी 640 तक पढ़ाई की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था, कौन था? ये बताना है। ग्रहवर्मन, हर्षवर्धन, शशांक या राजवर्धन। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर है। क्या है? महाबोधि मंदिर। और ये महात्मा बुद्ध को यहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? तो आपको याद रखना है, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे महाबोधि बोध गया में हुआ था। महाबोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। वो कौन सा पेड़ था? तो पीपल का पेड़ था। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। महाबोधि वृक्ष उसको नाम दिया गया है और ये बोध गया में पड़ता है। ठीक है, चलिए पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो उस पेड़ को किसने क्षति पहुंचाई थी? तो वो पहुंचाया था शशांक ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब देखते हैं आगे, पालकालीन बिहार। ठीक है, अब इससे कुछ प्रश्न हैं वो भी करेंगे अभी। चलिए शुरुआत करते हैं इससे। आदित्यपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात। तो आदित्यपुर शिक्षा केंद्र ये कहाँ था? ये बिहार में अवस्थित था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो 750 से 770। कितना? 750 से 770 ईस्वी तक रहा है। किसका? गोपाल का शासन। और गोपाल कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या महिपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनाया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक था। ठीक ना, कितना? 770 से। पहले गोपाल का शासनकाल, इसने ही संस्थापक था। किसका? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। कितना से? 750 से 770। 770 तक गोपाल था। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया धर्मपाल। और धर्मपाल ने ही 770 से 810 तक शासन किया। और उसी समय इसने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो अभी हमने पढ़ा किस वंश के शासक ने किया था, तो ये किया था पाल वंश के शासक ने। और वो शासक कौन था? तो वो था धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने पढ़ा गोपाल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है नालंदा,
पटना, गया या भागलपुर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह है भागलपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भागलपुर के पाथरघाट में स्थित है। कहाँ पे? भागलपुर के भी पाथरघाट में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। आर्थिक अनुदान किसने दिया था? ऑप्शन है हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। हर्ष, धर्मपाल, हर्ष, देवपाल या धर्मपाल एवं देवपाल। तो नालंदा महाविहार को हर्ष, धर्मपाल और देवपाल तीनों ने आर्थिक अनुदान दिया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में, को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल। तो मुंगेर यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला था देवपाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन है महायान, हीनयान, वज्रयान या उपयुक्त सभी। तो पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? ये दिया गया महायान को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के संस्थापक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापना करवाया था? बौद्ध मठ का स्थापना किसने करवाया था? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या महिपाल। तो ये करवाया था देवपाल ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए कितने गांवों को दान में दिया गया? कितने नहीं, ये किसने हैं? नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, न्यायपाल या गोपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान में दिया था, ये दिया था धर्मपाल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शासक ने आदिंतपुरी, यानी आदिंतपुरी कहाँ पड़ता है? ये बिहार शरीफ में पड़ता है। ठीक है, और बिहार शरीफ कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में है, में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या न्यायपाल। तो आदिंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाने वाला था, कौन था? ये था गोपाल, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या पाल युग। तो ये हुआ था पाल युग में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी, किसकी थी? ऑप्शन है जमला एवं हथग्रीव की, धीमन एवं विठपाल की, बुद्धगुप्त एवं सुग्रीव की या उपयुक्त सभी की। तो ये किसकी थी? ये था धीमन एवं विठपाल की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठलपाल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, नालंदा या गया। तो ये कहाँ का था? ये था नालंदा का। धीमन का पुत्र विट्ठलपाल था और ये नालंदा का निवासी था। ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, 14 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है नालंदा एवं कुकरीहार से। कुकरीहार कहाँ पड़ता है? गया में। मुंगेर से, लोहानीपुर पटना तथा मुंगेर से या उपयुक्त सभी से। तो पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिला है नालंदा एवं कुकरीहार गया से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल समकालीन थे, किसके समकालीन थे? ऑप्शन है धर्मपाल एवं महिपाल, गोपाल,
न्यायपाल एवं रामपाल या धर्मपाल एवं देवपाल? तो किसके थे? तो ये थे धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चित्रित पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पांडुलिपि का मतलब क्या है? वो चीज़ें जो हाथ से लिखी गई है, ठीक है। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी गई चीज़ें। चलिए, और अभिलेख क्या होता है? चलिए, दो चीज़ें होती है, पांडुलिपि और अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? पांडुलिपि तो वो चीज़ें जो हाथ से लिखी गई होती है, ठीक है। चलिए, अभिलेख होता है जो किसी पत्थर पे, ठीक है, जो किसी पत्थर पे उकीर कर, मतलब उसको गरा गरा के लिखा गया, उकीर कर बनाया गया, उसे कहते हैं अभिलेख। चलिए चलते हैं इस प्रश्न पे। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञातमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? ऑप्शन है मौर्य युग, गुप्त युग, पाल युग या सल्तनत युग। तो ये है पाल युग के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पटना, मुंगेर, गया या नालंदा। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये नालंदा से प्राप्त हुआ है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पाल शासक अपना आदेश पारित करते थे, पाल शासक अपना आदेश पारित करते से पाटलिपुत्र से, नालंदा से, राजगीर से या तिरहुत से। तो पाल शासक अपना आदेश कहाँ से पारित करते थे? तो ये करते थे पाटलिपुत्र से। इसका आंसर ऑप्शन ए पाटलिपुत्र हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? अंग को, विदेह को, वज्जी को या मगध को? तो पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, ये कहा जाता था ऑप्शन डी मगध को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? ठीक है, किसकी अनुमति से? सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने। किसकी अनुमति से? देवपाल की अनुमति से। ऑप्शन है आदित्यपुरी, नालंदा, पाटलिपुत्र या विक्रमशिला। तो कहाँ विदेशी यात्रियों के लिए क्या बनाया गया था? हॉस्टल यानी छात्रावास बनाया गया था। ये बनाया गया था नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था थी। और जो बिहार की बुक सब है उसके अनुसार कहा गया है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय में कितने जो छात्रावास थे उसमें लाइब्रेरी भी होती थी, ठीक है, लाइब्रेरी भी होती थी। कितने लाइब्रेरी थी? 3 तरह की लाइब्रेरी थी, ठीक है, यानी 3 लाइब्रेरियाँ थी। जो उस नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र पढ़ते थे? तो 10,000 के लगभग छात्र पढ़ते थे। ये एक वेट दाता दिया गया है 10,000। तो आपको यही याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र रहते थे। और कितने छात्र टीचर थे? तो 2,000 टीचर होते थे, ठीक है। 10,000 छात्रों पे 2,000 टीचर थे नालंदा विश्वविद्यालय में। साथ ही में नालंदा विश्वविद्यालय में जो कोई पढ़ने जाता था, क्या लिया जाता था? उसका टेस्ट लिया जाता था। जो द्वारपाल जो गेट पे खड़े रहते थे वो लोग पूछते थे, उससे कुछ प्रश्न करते होंगे, उसके बाद उनको एंट्री मिलती थी। पास करने पर ही एंट्री मिलती थी। जो द्वार पर खड़े रहते वो भी विद्वान थे, वो भी पूछ के ही एंट्री करते थे। किसकी? छात्र की कि पढ़ने के लिए आए हैं तो उनको पहले टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिथिला के कर्नाट शासक, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है रामपाल, महीपाल, न्यायपाल या देवपाल। तो ये हुआ था रामपाल के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था। तो मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गंगदेव, नयदेव, नरसिंहदेव या रामसिंह देव। तो ये था नयनदेव, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पटना, वैशाली, तिरहुत या सिमरावगढ़। तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी सिमरावगढ़, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था कौन था? शिव सिंह, हरि सिंह,
कीर्ति सिंह या महेश सिंह? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दिन में दोपहर 2 बजे, ठीक है, कितने, दोपहर 2 बजे ये सेशन आती है, तो आप ज़रूर जुड़े दोपहर 2 बजे और वीडियो को देखें, समझें और अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, आपको लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब हुआ था? ऑप्शन है 1378 ईस्वी तक, 1275 ईस्वी तक, 1401 ईस्वी तक या 1210 ईस्वी तक। तो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक, यानी 1378 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ऑप्शन है कर्नाट शासक, गुप्त शासक, पाल शासक या हर्यक शासक। तो ये हुआ था कर्नाट शासक के, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। तिब्बत इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, कब आया था? 1142 में, 1234 में, 1321 में या 1134 में। तो ये यहाँ आया था 1234 में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी। ठीक है, यहाँ क्या है? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? ऑप्शन है नरसिंह देव का, हरि सिंह देव का, राम सिंह देव का या महेश सिंह देव का। तो जब बख्तियार खिलजी ने कर्नाट पर आक्रमण किया उस समय नरसिंह देव, यानी ऑप्शन ए वहाँ के शासक थे। कौन? नरसिंह देव। किसके समय में? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय। अगला प्रश्न है तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है, कौन है? लामा तारानाथ, धर्मास्वामी, मुल्ला तकिया या बी और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी धर्मास्वामी और मुल्ला तकिया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है नरसिंह देव, राम सिंह देव, हरि सिंह देव या महेश सिंह देव। तो ये था राम सिंह देव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? नरसिंह देव, हरि सिंह देव, राम सिंह देव या कीर्ति सिंह देव। तो कर्नाट शासकों में हरि सिंह देव एक समाज सुधारक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? ऑप्शन है शिव सिंह देव, महेश सिंह देव, हरि सिंह देव या राम सिंह देव। तो पंजी प्रबंध मिथिला शासनकाल में, मिथिला में हरि सिंह देव के शासनकाल में बहुत विकसित हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मध्यकालीन बिहार के प्रश्न। ठीक है, मध्यकालीन बिहार, तुर्कों का आगमन, तुर्क लोगों का आगमन हुआ था मध्यकालीन बिहार में, तब के कुछ प्रश्न देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले प्रश्न को हम लिए चलते हैं आपके सामने और पहला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दाना खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? मलिक हिसामुद्दीन, इब्ने बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इब्ने बख्तियार खिलजी ही बख्तियार खिलजी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था इब्ने बख्तियार खिलजी, जिसको बख्तियार खिलजी भी कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी, कहाँ था? बिहार शरीफ, आदिंदपुरी, पटना
भागलपुर या मुंगेर? तो बख्तियार खिलजी का बिहार की पहली महत्वपूर्ण विजय थी बिहार शरीफ, जिसको आनंदपुरी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या था कि उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने कराया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कब किया था उसने? 1198 में। ठीक है, चलिए बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई कब हुई? 1192, 1204, 1194 और 1198। अभी हमने आपको बताया इससे पहले प्रश्न में कि उसने कब शासन किया था। 1198 पर बख्तियार खिलजी ने विजय प्राप्त की थी। तो तुर्की था, ये तुर्क से आया था। तो कब क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। कब तुर्क सत्ता स्थापित हुई बिहार में? 1198 में। किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया, किसको बनाया था? लखनौती में, बिहार शरीफ में, मुंगेर में या मनेर में? तो ये बनाया था बिहार शरीफ में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, बाबर या बख्तियार खिलजी? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने समाप्त किया था? ये किया था बख्तियार खिलजी। इसी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय आज क्या हो गया है? एक खंडहर हो गया है। जो बिहार पहले देश विदेशियों को क्या करता था? ज्ञान देता था, देश विदेशियों में ज्ञान भरता था, वो आज बिहार पिछड़ा जा रहा है ज्ञान के माध्यम में। ठीक है, ज्ञान के कारण पिछड़ा जा रहा है। और ये बख्तियार खिलजी इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, और आज वीरान पड़ा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए चलते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार जहाँ से क्या हुए थे? महात्मा बुद्ध ने उपदेश देना शुरू किया था। बिहार जो किसकी धरती है? महावीर स्वामी की धरती है। जैन धर्म निकला बिहार से, बुद्ध धर्म निकला बिहार से। बिहार में गोलघर स्थित है, और भी बहुत सारी चीज़ें बिहार में जो अभी फेमस है। ठीक है, बिहार की लीची, मुजफ्फरपुर जानते हैं ना, मुजफ्फरपुर जिला बिहार की लीची फेमस है। कौन से गांव की? बोचहा गांव, मुजफ्फरपुर जिला का लीची फेमस है। एक और चीज़ मुजफ्फरपुर का फेमस है, वो क्या है? तो मधुमक्खी पालन बता रहा था, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा गांव? मुजफ्फरपुर जिला का बोचहा गांव। ठीक है, कौन सा? बोचहा गांव फेमस है किसके लिए? मधुमक्खी पालन के लिए। लीची के लिए मुजफ्फरपुर फेमस है। बोचहा गांव की एक लड़की है अनीता कुशवाहा, इनका नाम फेमस है। इन्होंने ही शुरुआत की थी किसके? मधुमक्खी पालन के लिए। तो ऐसे बहुत से चीज़ है जो बिहार से फेमस है। चलिए चलते हैं फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था, कौन था? आनंद पाल, इंद्रयून पाल, देवपाल द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो ये था इंद्रयून पाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, कौन था? आनंद सेन, ध्रुव सेन, लक्ष्मण सेन या चंद्रसेन? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? ये था लक्ष्मण सेन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार के सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में आने वाले सूफी संत थे, कौन थे? मोहम्मद आरिफ, ताज फकी, मखदुमिया या मखदुम वखलील? तो ये थे मोहम्मद मोमिन आरिफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? मोमिन आरिफ, ताज फकी, शाह दौलत या यत्था मनेरी? तो मनेर की विजय से जो सूफी संत का संबंध था वो था ताज फकी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण
प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है ताज उल हिंद, तबकाते नासरी, तारीख मुबारक शाही या ताजुल मासिर। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबकाते नासरी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा सल्तनत कालीन बिहार। सल्तनत कालीन बिहार से कुछ प्रश्न होंगे और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जो बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर जरूर बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये बिहार स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है, जीके जीएस बिहार स्पेशल है, आपके सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर सल्तनतकालीन बिहार के प्रश्नों को। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था, कौन था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो बिहार में सैनिक अभियान किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था, कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या रजिया सुल्तान। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? मलिक जानी को, बख्तियार खिलजी को, हिमामुद्दीन एवज को या इनमें से किसी को नहीं? तो इसने किया था हिमामुद्दीन एवज को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? ऑप्शन है तुगान खां, सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां या मुबारिज खां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजारिब खां। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? ऑप्शन है ममलूक वंश के काल में, खिलजी युग में, तुगलक काल में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस काल में हुआ था? ये हुआ था तुगलक काल में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था, कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव ने पराजित किसको किया था? ये किया था गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि शासक हरि सिंह देव को ये हरि सिंह देव को पराजित किया था, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? ऑप्शन है दरभंगा, पटना, भागलपुर या पूर्णिया। तो ये दरभंगा, जिसका तिरहुत का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तुगलकपुर कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। तो दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने? ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, कहाँ थी? दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर या पटना। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी, ये थी बिहार शरीफ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? ऑप्शन है मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने या तुर्कों ने। तो बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था तुर्कों ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी। किसकी? बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी, इसलिए इसे बिहार प्रदेश कहा गया। बिहारों का प्रदेश किया गया, बाद में इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, क्या पड़ गया? बिहार। पहले क्या था? विहार। यहाँ बौद्ध विहार का नहीं, विहार मतलब घूमने आने, घूमना होता है, तो बौद्ध विहार आते थे, कुछ लोग अपने धार्मिक चीज़ों को लेके यहाँ घूमने आते थे विहार करने, बाद में इसका नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो ये किस काल में पड़ा था? तो ये तुगलक के काल में पड़ा था, ऑप्शन बी। याद रखना है आपको, किस काल में पड़ा था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार तुगलक के काल में पड़ा था। और बिहार का नाम बिहार किससे पड़ा था? विहार से बिहार पड़ा था। ठीक है, वी से ह हो, वी से ब हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ममलूक काल में, खिलजी काल में, तुगलक काल में या लोधी काल में? तो ये था खिलजी काल में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है, कहाँ है? पटना, दिल्ली में, पटना में, बिहार शरीफ में या दरभंगा में? तो इसका मकबरा कहाँ है? ये है बिहार शरीफ में। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिमपोसा से भेंट किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक? तो ये किया था फिरोज तुगलक ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है? कहाँ से मिलता है? बिहार शरीफ से, दरभंगा से, पटना से या भागलपुर से? तो फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख ये मिलता है बिहार शरीफ से, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक? तो ये किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। हमारा ये सेशन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आता है, जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ऑप्शन है कर्नाट वंश, वैनवाड़ वंश, मित्र वंश या ठाकुर वंश? तो ये था वैनवाड़ वंश, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तिरहुत के किस वैनवाड़ वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति अपने काव्य की रचना की? ऑप्शन है हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह या इनमें कोई नहीं? तो कौन था वो शासक? वो था शिव सिंह। इसी की छत्र छाया में कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, क्या है? तबकाते नासिरी, अकबरनामा, तारीख अल हिंद या वाकयाते मुस्ताकी? तो क्या था ऑप्शन ए तबकाते नासिरी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? ऑप्शन है दरिया खान नुहानी, फरीद खां, हसन खां सूरी या अब्बास खां शेरवानी? तो इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के सूबेदार सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था दरिया खां नुरानी ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था? कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में या 15वीं शताब्दी में? तो झारखंड के जनजातीय क्षेत्र के लिए 13वीं शताब्दी में झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। ठीक है, कब? बिहार के 13वीं शताब्दी में ही झारखंड का चर्चा किया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और आज का इस सेशन का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर देखें। इस सेशन से पहले 3 सेशन और आ चुके हैं, काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है, आप भी देखें और उसे और भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें
आपके इस लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और इस सेशन को हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम रहेगा। इस सेशन को हम जारी रखेंगे क्योंकि बिहार जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में चल रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और लास्ट प्रश्न के साथ चलते हैं। लास्ट प्रश्न पे, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तबकाते नासरी, तारीखे फिरोज शाही, तुजुर्के बाबरी या अकबरनामा? तो वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम ये मिलता है तबकाते नासरी में। और प्रश्न 22 का ऑप्शन ए के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही हमसे जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।